में आ गए। लेकिन अब देखो इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, अशाब्दिक संप्रेषण। हेडिंग डालो, अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस संप्रेषण में भाषा की जगह विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस संप्रेषण का सर्वप्रथम मापन चार्ल्स एम क्लाउ ने किया। चार्ल्स एम क्लाउ ने किया। अंडरलाइन करना, इस नाम को पूछा जा सकता है कि अशाब्दिक संप्रेषण का मापन सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स एम क्लाउ ने, कब? 1960 में। क्लाउ नहीं है, वह है क्लाउ। मैंने लिखा है क्लाउ। अंडरलाइन कर लेना, इस नाम को भी अच्छा सवाल है। और चार्ल्स क्लाउ ने देखिए कितने प्रकार बताए इसके, जो भी हम ये प्रकार पढ़ रहे थे, इनके आधार पर उन्होंने व्याख्या करी और इसके बहुत सारे रूप बताए। तो लिखिए अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार, अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार, अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। नंबर 1, वाणी संकेत यानी साउंड सिंबल। वाणी संकेत पहला कौन सा लिखें? वाणी संकेत, जिसे हमने नाम लिखा था ध्वनि संकेत। साउंड सिंबल क्या होता है इसमें? ऐसे लिखो यस नो। और बहुत सारी आवाज निकालते आप लोग, इधर भी आवाज विभिन्न प्रकार की करते हो नहीं करते हो? और गांव में तो पशुओं के साथ ऐसी भाषा में बात करते हैं लोग, करते नहीं करते? अब देखो यहाँ पशु नहीं है तो आप लोग करने लगे ऐसे। पशुओं को कैसे बुलाते हैं? नाम से बुलाते हैं। उनके लिए कौन सी भाषा काम लेते हैं? एक भाषा लेते नहीं लेते? मैंने अच्छा सुना है लोगों को इस तरह से आवाज निकालते हुए। लिखो इसमें यस या नो, हूं हां, और लिखो हूं, कैसे करें? हूं हां, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कई लोग तो गुनगुनाने लग जाते हैं, मुझे सीटी निकालना, सीटी बजाते हैं करवाने के लिए, तो सीटी किसकी आएगी? वाणी है ये भी, लिखो सीटी, गुनगुनाना। अब गांव में महिलाएं पहले नाम तो लेती नहीं थी पति का, तो वो क्या करती थी? या तो सीटी बजाती या कोई ना कोई आवाज मुंह से या हाथ से या कैसे साउंड निकालते ताकि दूसरे का ध्यान उधर हो जाए और इशारों में अपनी बात को पहुंचा दे। लिखो दूसरा लिखा है पत्रिका, यहाँ पर कौन से संकेत है? दूसरे नंबर पर लिखिए आंखों के संकेत। लिखो आंखों के संकेत, लैंग्वेज ऑफ आइज यानी आंखों की भाषा या आंखों के संकेत। इसमें लिखो आंखें अपनी भाषा में बहुत कुछ कहती हैं, आंखें अपनी भाषा में बहुत कुछ कहती हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में, अशाब्दिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण होती है, अशाब्दिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण होती है आंखों के बारे में। क्या लिखें? आंखें निकालना, अच्छा मुहावरे लिखने और बताओ आंखों की भाषा। अब कहते हैं देखिए घूर के देखना, आंखों से घूर के देखना मुंह से, तो आंखों के अंदर की बहुत सारी चीजें क्या रहती हैं? सवाई। देखो इसके बाद अगला संकेत लिख लो, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा में लिखो रोंगटे खड़े होना, टांगे लटकाना, टांगे लटकाना, थर-थर कांपना, थर-थर कांपना, दांत बीचना। अब देखो मुट्ठी में जोर से बीचने से गुस्सा आता है तो दांत नहीं है, तो देखिए मुट्ठी बीचना। और दांत दिखाना किसमें आएगा? पूछा मैं, दांत दिखाना मुहावरा आता है ना, ये दांत खट्टे करना, क्या शारीरिक भाषा में आएगा? दांत खट्टे करना नहीं आएगा, ऐसे जानते हैं ये चीजें। लिखो अगला, लिखो इसके बाद और कौन सा रहेगा? स्पर्श, अगला लिखो भी स्पर्श करना। अगला कौन सा आता है इसमें शारीरिक भाषा के बाद? स्पर्श करना, स्पर्श करना। तो व्यक्ति देखिए स्पर्श करके अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे गुड टच और बैड टच। लिखो इसमें स्पर्श के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि स्पर्श का नाम सुना, भरत मिलाप, सुना होगा ना आपने? भरत मिलाप यानी जब बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है तो लोग किस तरह का स्पर्श करते हैं? भरत मिलाप की तरह। जैसे ग्रामीण परिवेश में महिलाओं में पाया जाता है जब वो मिलती है तो इस तरह से बड़ी आत्मीयता से मिलती है। एक जैसे हाथ मिलाना ये भी क्या है? स्पर्श में ही आता है। एक तो देखिए कैसे हाँ भाई ठीक है, और एक जब दूसरा व्यक्ति मिलता है बड़े गर्व से देखिए हाथ मिलाते हैं तो इससे पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से वो व्यक्ति समझ जाता है कि हमारे दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। रिश्ता देखिए बताने तो हाथ से मिलाते हैं, बड़े गर्व से बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको लगता है कि इससे तो और चीज करनी है तो आप हाथ का तरीका भी से कहने का तरीका बदल जाता है आपका। अगली एक और मुख्य मुद्दा, मुख्य मुद्दा हम कौन सी होती है? हंसने की, रोने की, है चिढ़ाने की और हाना करने की भी मुद्दाएं होती है। तो देखो इसके अंदर मुख्य मुद्दाओं के आधार पर, मुख्य मुद्दाओं के आधार पर सूचनाओं का संप्रेषण करना। कई बार आपने कहा बहुत ठीक नहीं है बात कहने का, उसी में नजर आ रहा है मुझे थोड़ी बात कहूंगा अपनी बात, क्योंकि आपने उनकी मुख्य मुद्दा से पहचान लिया व्यक्ति को कि किस तरह अंत में बोली थी कूट भाषा या सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज, सांकेतिक कूट भाषा। ये तो आप लोगों को ज्यादा बहुत आजकल किसी पढ़ रहे हो आप। कूट भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार आप ये जो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं ना, ये जब सूचना इकट्ठी करते हैं अलग कोड वर्ड में लिखते हैं, आप और पढ़ने से साधारण की भाषा को इसमें लिखते हैं, वो संकेतों में लिखते हैं ताकि जल्दी जल्दी उस भाषा को लिखा जा सके। ये तो सारी अपनी इसमें थी शाब्दिक और ऐसा। अब इंपॉर्टेंट क्या है परिस्थितियों में संकेत प्रकार का तीन, एक इनका, दूसरा इंटर, तीसरा मास। अब आप देखिए एक व्यक्ति रेडियो के माध्यम से सूचनाएं संप्रेषित कर रहा है, बताओ कौन सा होगा इनमें? मास कम्युनिकेशन। वह संप्रेषण कौन से प्रकार का है जिसमें सूचनाएं अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाई जाती है, यानी डायरेक्ट फेस टू फेस सूचना नहीं जाती, अप्रत्यक्ष रूप से। टीवी और रेडियो पे अप्रत्यक्ष रूप से सूचना जाती है, डायरेक्ट देखिए व्यक्ति का संबंध देगा नहीं। एक सवाल और देखिए, कक्षा के अंदर एक दूसरे साथियों से बातचीत करना कौन सा कम्युनिकेशन है? स्कूल की प्रार्थना सभा में वार्तालाप होना, मंदिर में मंदिर के पुजारी द्वारा प्रवचन देना, रेल और बस में बातचीत करना, ये एग्जांपल आते हैं यहाँ से पूछे जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? व्यक्ति का बड़बड़ाना, व्यक्ति का स्वयं बड़बड़ाना। जब व्यक्ति देखिए अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल नहीं पाता तो अंदर क्या करता है? बड़बड़ाता रहता है। और सबसे ज्यादा बड़ा कब बड़बड़ाता है व्यक्ति? इंटरव्यू से पहले जस्ट जब इंटरव्यू होता है देखिए अंदर इंटरव्यू चल रहा होता है, उसके बाद जिसका नंबर आने वाला उसको बाहर निकाल देता है, वो अकेला बैठा रहता है और बैठा बैठा वो शांति नहीं बैठ सकता, बैठा बैठा सोचता है अंदर से ये पूछेगा ऐसे पूछेगा पूरी दूसरे तरफ वो बड़बड़ाता रहता है आंतरिक रूप से। और आप सोचते हैं ऐसा इंटरव्यू देखेंगे ऐसा ही होगा। और जब इंटरव्यू होते हैं तो जब इंटरव्यू बोल रहा है सामान्य वो लोग जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं वो दीवार के पास नहीं बैठे, इंटरव्यू बोल रहा है जो कर रहा होता है बीच में बैठे हैं, इसमें बैठने का मतलब बीच में चारों खुला रहता है उनका। उसके बाद जैसे ही देखिए ऐसा नहीं होता वो कर रहा है कि आपके बोला सामने अधिकारी के पास पूछिए इंटरव्यू लेने वाले के पास नहीं, काफी दूर चल के जाना पड़ता है, आपके कदमों के हाथ से पहचान लेते हैं व्यक्ति कैसा आ रहा है। इतने इंटरव्यू करते हैं बार-बार ये चीज देखते हैं, एक मनोविज्ञान भी होता है उसमें, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो केवल बात करेगा, आपको देखता रहेगा, हर चीज को नोट करता रहेगा, आपके बोलने का ढंग, वे ऑफ टॉकिंग, बैठने का ढंग, अपनी बात को कहने का ढंग, चलने का ढंग, कार्य करने की शैली देख लेता है बातों के हिसाब से, ये जाके काम करेगा उसी को क्या आएगा वहां। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। और जैसे ही आप जाएंगे तो जाते हुए कदमों को पहचान लेते हैं और आप गेट के बाहर भी होते रहते हैं, वो ये भी देखते हैं गेट से बाहर निकलते हुए व्यक्ति क्या एक्टिविटी करता है उसको भी नोट करते हैं, क्योंकि उससे पता लगता है हम लोग पता है कितने चालाक होते हैं, सामने वाला हाथी और पीछे जैसे
गर्दन दिखाई और उसके बाद फिर चेहरे बाबू चोरी होते हैं। वो सारी एक्टिविटी होती है उसके अंदर। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति इस रिपोर्ट के बारे में क्या जानना लेके जा रहा है, क्या सोच रहा है। इंटरव्यू, देखिए इंटर प्लस व्यू, आपके अंदर क्या है उस व्यू को बाहर निकालना, ये कहलाता है साक्षात्कार। तो ये जो साक्षात्कार हमारे किसमें आएगा, इस वाले में आता है इंट्रा में। व्यक्ति का बनाना, अपने आप से बातें करना, क्या कहलाता है इंट्रा कम्युनिकेशन। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी के बजाय किसमें याद रखना है, इंग्लिश में। दूसरा इंटर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन। अब दो या दो से अधिक कितने हो सकते हैं, इसलिए इसको दो भागों में बांटा है, लघु और दीर्घ। कितने भागों में बांटते हैं इसको, दो भागों में बांटते हैं, लघु और दीर्घ रूप में। देखिए इसको, एक तो हम लिखते हैं लघु संप्रेषण, एक बार पहले समझ लेते हैं। दूसरा कौन सा है, दीर्घ। अब बताओ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होना या आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, इंटर। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, लघु और दीर्घ। कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो लघु है या दीर्घ, आता है सवाल। लघु है या दीर्घ, लघु आएगा। कक्षा हमारा क्या होगा, लघु। प्रार्थना सभा में देखिए कम्युनिकेशन होना, प्रार्थना सभा में कम्युनिकेशन होना। दूसरा मैंने एक एग्जांपल दिया था, मंदिर के पुजारी द्वारा गांव वालों को प्रवचन देना, दीर्घ। तो प्रवचन होगी वो किसमें, दीर्घ। और देखिए रेल और बस के अंदर बातचीत करना। अरे कक्षा और बस एक ही बात है, बस में ज्यादा बड़ी होती है कक्षा से, तो इसमें बस या रेल के अंदर डब्बे में बैठे हुए जो बातचीत करेंगे वो कौन सा है, परिवार के सदस्यों से आपस में बातचीत करना। अब आप पहचान चीजों में छोटा सा होता है तो लघु, थोड़ा बड़ा होता है तो दीर्घ। लेकिन परिभाषा क्या थी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का, भावनाओं का, तथ्यों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और स्वयं से बात करना, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और फिर आता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण होता है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के माध्यम से। देखो देखिए, और ये तो अगला नंबर लिखो, अंत है व्यक्तिगत संप्रेषण, अंत है व्यक्तिगत संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखो इसमें अभ्यास करके, व्यक्ति का स्वयं से बातचीत करना, व्यक्ति का स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना, जैसे जैसे साक्षात्कार से बुलाओ, जैसे साक्षात्कार से बुलाओ, व्यक्ति का सोचना, साक्षात्कार से बुलाओ व्यक्ति का सोचना, क्या कहता है ये एग्जाम में से पूछा गया ये सवाल। एक व्यक्ति साक्षात्कार बुलाओ से जो सोचता है वो कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन है, इंट्रा। अब देखो उसके बाद इंटर, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, मतलब कौन सा है, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक, देखो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण होना। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। लघु समूह संप्रेषण, समूह कैसा है, लघु, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। उदाहरण लिखो इसमें, कौन सा याद है बोले, कक्षा कक्ष, रेल, बस, परिवहन, कक्षा कक्ष, रेल, बस, परिवहन। दूसरा लिखो, कौन सा है, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी दीर्घ समूह संप्रेषण, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या क्या आएगा, प्रार्थना सभा, देखो उदाहरण, प्रार्थना सभा, पुजारी के प्रवचन, प्रार्थना सभा प्रवचन, गांव की चौपाल, तो गांव वालों के बीच बातचीत हो रही है, गांव की चौपाल। अब आता है इसके बाद तीसरा लिखो, लोक या जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण अत्यधिक व्यापक होता है, यह संप्रेषण अत्यधिक व्यापक होता है, अत्यधिक व्यापक होता है। इसलिए इस संप्रेषण को अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी कहते हैं, इसलिए इस संप्रेषण को अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी कहते हैं। इसमें बहुत बड़े समूह को, इसमें बहुत बड़े समूह को अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण किया जाता है। जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। ये कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर दो या दो से व्यक्तियों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इसके ऊपर मोस्ट लिख लो, लोक या जन कम्युनिकेशन बार बार आता है, मोस्ट लिख लेना भी इसमें। अब हमारा तीसरा कौन सा बचा, प्रकृति के आधार पर। कौन सा था, प्रकृति के आधार पर। कितने प्रकार का बताया मैंने, दो, कौन सा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। पहले समझ लेते हैं, इसके बाद लिख लेंगे। अब आप देखिए औपचारिक, ये शब्द काफी बार नाम लिया, जैसे आपके घर कोई आता है, आप औपचारिक टाइम पूरी करते हो नहीं करते हो, भाई आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई व्यक्ति मिलने आता है, बहुत सारी औपचारिक टाइम पूरी करते हैं, चाय पानी पूछना, क्या है औपचारिक करते हैं, या औपचारिक करते हो, औपचारिक काम की पूरी करते हैं। तो औपचारिक का मतलब होता है नियम या शर्तों के अनुसार कार्य को करना, और ऐसा संप्रेषण हमें कहां मिलता है, ऑफिसों में देखने को मिलता है, यानी कार्यालयों में, कार्यालयों में देखने को मिलता है इस तरह का, ऑफिस में। और ये संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज और एक लंबवत। कितने प्रकार का होता है, तो ये संप्रेषण के प्रकार बताए गए हैं दो, एक का नाम तो है क्षैतिज संप्रेषण और दूसरा लंबवत वर्टिकल संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल की बात करें तो बराबर वालों में संप्रेषण जब होता है तो वो कहलाता है क्षैतिज। एक प्रिंसिपल जब दूसरे प्रिंसिपल से बातचीत करता है तो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, बराबर। और जब देखिए पदों में अंतर हो, उच्च पद और एक निम्न पद, इन दोनों के बीच में यदि देखिए कोई भी वार्तालाप होता है तो ये कहलाता है हमारा वर्टिकल, उच्च पद से निम्न पद की ओर, निम्न पद से उच्च पद की ओर। अब आप देखिए यहाँ पर उच्च पद वाला व्यक्ति निम्न पद वाले व्यक्ति को ऑर्डर देता है, आदेश, और निम्न पद वाला व्यक्ति आगे करता है, उसे निवेदन करता है, वो उसको आदेश नहीं दे सकता। इस तरह का संप्रेषण कैसा कहलाता है, लंबवत। तो औपचारिक संप्रेषण कितने प्रकार का हो गया, क्षैतिज और लंबवत। दो तरह की औपचारिक, या तो बराबर वाले से बात करेगा, या पद से छोटे से बात करेगा, या पद से बड़े वाले से, बराबर वाले है तो क्षैतिज और बड़े पद के अंदर है तो लंबवत, और यदि पद छोटा है तो लंबवत। जिन्हें कहते हैं अपवार्ड और डाउनवार्ड, जैसे अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, इनको कहते हैं साइड से कुछ नाम है इनके। उच्च पद से निम्न पद की ओर जाते हैं तो क्या है, अधोगामी, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊर्ध्वगामी। ऐसे डाउनवार्ड या अपवार्ड शब्द होते हैं, लिख लो आप अपने इसके अंदर। सबसे पहले चलो अभी ऐसे नहीं, पहले बताऊं वर्टिकल तो पहले करता था, पहले करवा सीधे अनौपचारिक संप्रेषण, ये वर्टिकल तो पहले करवा कीजिए, क्योंकि सारे संप्रेषण को हम परिभाषित करते हुए आ रहे हैं। तो लिखिए अनौपचारिक संप्रेषण, अच्छा सॉरी औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण। एक लाइन लिखो इसमें, इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, जब प्रेषक और प्रापक, सेंडर और रिसीवर, जब प्रेषक और प्रापक के मध्य औपचारिक संबंध हो, के मध्य औपचारिक संबंध हो, तब उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, तब उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान औपचारिक संप्रेषण कहलाता है, औपचारिक संप्रेषण कहलाता है।
यह संप्रेषण पदों के मध्य होता है, न कि व्यक्तियों के मध्य। यह संप्रेषण पदों के मध्य होता है, न कि व्यक्तियों के मध्य। इस लाइन का क्या अर्थ है? मैं जो सीट पे बैठा है, इस स्कूल का प्रिंसिपल, कोई भी हो, व्यक्ति को लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है उस पद पर जो है, उच्च पद या निम्न पद पर कोई भी हो, उस पद पे व्यक्ति को बदलते रहते हैं। लेकिन संप्रेषण कैसा होता है? पदों के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। कितने प्रकार का? लिख लो ये। यह संप्रेषण दो प्रकार से होता है। जैसे समान पदों के मध्य क्षैतिज, जैसे समान पदों के मध्य क्षैतिज संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, और असमान पदों के मध्य, और असमान पदों के मध्य लंबवत संप्रेषण होता है, और असमान पदों के मध्य लंबवत संप्रेषण होता है। अब आपसे कैसे सवाल पूछा जाए? एक स्कूल में दो लेक्चरर हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बताओ कौन से प्रकार का संप्रेषण कैसा है? स्कूल के प्रिंसिपल और उसके टीचर के मध्य में होने वाला संप्रेषण कौन सा है? देखिए ज्यादा हार्ड टॉपिक की चीजों को समझते चलो। अब देखिए एक और चीज आती है यहाँ पर इसी के अंदर चाहिए। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है फिलिप वी लुई। इन्होंने चार प्रकार का संप्रेषण बताया है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझ कैसे? देखिए जब फर्स्ट पेपर होता है तो 17 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 17 पेपर। हर पेपर में कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन। कितने सवाल चाहिए? 34। हर बार मेरे 34 सवाल कहां से लाएंगे? इसी आखिरी 24। अरे सारे 24 बनते ही नहीं है। तो फिर कैसे बनेंगे? लेफ्ट बढ़ती चली जाती है। उस कंसेप्ट की क्या बढ़ती चली जाती है? लेफ्ट बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। या तो रिपीट होगी क्वेश्चन, या नया क्वेश्चन ढूंढेगा, नया कंसेप्ट होगा। इसलिए ध्यान रखो कि जहां तक पढ़ो कोई भी टॉपिक को सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और इतनी चीजें जो एक बार पढ़ने में याद भी हो जाती है। क्या नाम है? फिलिप वी लुईस ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। लिखो नीचे। फिलिप वी लुई के अनुसार, फिलिप फिलिप वी लुई के अनुसार 4 प्रकार का संप्रेषण होता है। आपसे केवल नाम ही पूछेगा, इसके अनुसार संप्रेषण नहीं है। 4 हैं, उनके नाम क्या है पहले समझ लेते हैं हम। देखिए इन्होंने कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का संप्रेषण। बहुत ही चीजें हैं। सबसे पहले चैन, चैन नेटवर्क। कौन सा कम्युनिकेशन बताया उन्होंने? चैन नेटवर्क। इन्हें क्या कहेंगे? श्रृंखला। इन्हें क्या कहते हैं? श्रृंखला नेटवर्क। दूसरा देखिए उन्होंने जो बताया है स्टार। कौन सा नेटवर्क बताया? स्टार नेटवर्क। और इनमें भी हम इसको स्टार को क्या कहते हैं? सितारा या तारे के रूप में। बाकी से स्टार लिख के पता चल गया। तीसरा देखिए उन्होंने बताया सर्किल, सर्किल नेटवर्क। और इसको इनमें क्या कहेंगे? वृत्त। सर्किल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में याद रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और चौथा जो बताया है वो बताया इसमें ऑल चैनल। क्या बताया गया? सारे चैनल है इसके अंदर, ऑल चैनल नेटवर्क। अब देखिए वो देखा है यहाँ पर जो बताया गया है, उच्च पद से निम्न पद की ओर सूचनाओं का गमन एक चैन में होता है। ये उच्च पद पर बैठा हुआ है हमारा निदेशक, अपने नीचे वाले को भेजेगा जॉइंट डायरेक्टर को, जॉइंट डायरेक्टर किसको भेजेगा? वो डिप्टी डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर किसको सूचना भेजेगा? जिला शिक्षा अधिकारी को। एक चैन बनी होती है देखिए सूचनाओं के गमन करने की। एक सीधी रेखा में जाना क्या कहलाता है? चैन। विस्तार देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, ये अपने साथियों को सूचनाएं देता है। देखिए ये क्या कहलाता है? यानी एक व्यक्ति द्वारा देखिए सभी लोगों को या सभी समूह को सूचनाएं प्रेषित करना क्या कहलाता है? विस्तार। सर्किल में क्या होता है? देखिए यहाँ देखिए एक पड़ोसी अपने पड़ोसियों को सूचना देता है। इसने इसको भी, और इसको भी, इसने इसको भी, और इसने इसको, इसने इसको, और क्या बन गया? सर्किल आपस में सूचनाएं देते हैं। अपने पड़ोसी से बातचीत करना या संवाद करना क्या कहलाता है? सर्किल नेटवर्क। कौन बताइए सब? कोई बता, नहीं बता। उन्होंने बताया कितने प्रकार के? 4। पहला चैन, दूसरा स्टार, तीसरा सर्किल, और चौथा कोई सभी बता। यानी सारों को मिलाकर एक बन जाएगा, क्या कहलाएगा? ऑल कहलाएगा। देखो ये तो कौन सा है? सर्किल है नहीं? और यदि मैंने यहाँ जोड़ने का तो ये क्या बन गया? स्टार था। सब आपस में जुड़े। देखिए ये व्यक्ति इससे भी बातचीत कर सकता है, ये व्यक्ति इससे भी कर सकता है। इसको डायरेक्ट जोड़, और इसको देखिए हम इससे भी जोड़ सकते हैं, इसको इससे भी जोड़ सकते हैं, और इसको इससे भी जोड़ सकते हैं। ये आपस में जाल बन जाता है। वो कहलाता है ऑल चैनल। जितने भी चैनल हैं एक दूसरे से बातचीत करने के सारे के सारे शामिल हैं, उनको कौन सा कहलाएगा? हमारा ऑल चैनल नेटवर्क। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। 4 प्रकार के नाम लिखो। पहले वाले का नाम है चैन, दूसरा स्टार, तीसरा सर्किल, चौथा ऑल चैनल नेटवर्क। चित्र बना लो नीचे आराम से। पॉलिटिकल में भी है ये, पॉलिटिकल में भी चलता है, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक सब्जेक्ट में है ये, एमएड में चलता है ये, और कॉलेज लेवल पे मैंने आपको बताया था नेट होता है हमारा, सेट है, उनमें भी आता है ये टॉपिक। अब आप देख रहे थे कल भी हमने 2 घंटे आज भी पढ़ लेंगे, रिव्यू वाली टॉपिक। इतने छोटे थोड़ी है, हम सोच रहे थे कि साथ 2 लाइन में टॉपिक हो जाए। पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में कितनी हार्ड चीज कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें, सवाल गलत हो जाता है। और कल पेपर लेके हम मिस्टर सवाल आएगा वो पूछूंगा आपको, मुझे टॉपिक खत्म होने पर कुछ सवाल पूछने से पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बनाइए सब धीरे-धीरे बनाओ भैया, जल्दी-जल्दी बनाओ, ऐसे लग रहा है जैसे बाद में बनाना हो, जल्दी-जल्दी लाइन खींच के करो, मेरे कितने प्रकार के हो गए? 4 कौन से? चैन, स्टार, सर्किल और ऑल चैनल। किसे बताइए? पढ़ क्या रहे थे हम? औपचारिक। अब कौन सा पढ़ेंगे? हेडिंग डालो तो, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण। देखो जब व्यक्तियों के मध्य अनौपचारिक संबंध हो, जब व्यक्तियों के मध्य अनौपचारिक संबंध हो, अनौपचारिक संबंध हो, वहां संप्रेषण करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, वहां संप्रेषण करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। इसलिए ऐसे संप्रेषण को, इसलिए ऐसे संप्रेषण को ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह। ऐसे संप्रेषण को ग्रेप वाइन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संप्रेषण का प्रतिपादन कीथ डेविस ने किया, इस संप्रेषण का प्रतिपादन कीथ डेविस ने किया। ग्रेप वाइन किसे कहते हैं? ऐसा समूह जिसमें कोई व्यक्ति किसी से भी बातचीत कर सके, उसको क्या कहते हैं हम? ग्रेप वाइन। लिख लो, इसका प्रतिपादन किसने किया? कीथ डेविस ने किया। ग्रेप वाइन का अर्थ, ग्रेप वाइन का अर्थ देखो इसमें, जब एक समूह में, जब एक समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आजादी हो, बात करने की आजादी हो, उसे ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण अत्यधिक तीव्र गति से फैलता है, यह संप्रेषण अत्यधिक तीव्र गति से फैलता है, अत्यधिक तीव्र गति से फैलता है। जैसे हम देखें ना अफवाह, अफवाह बड़े दूध सबको पता चल गया, देखिए इतने जल्दी से फैलता है, कोई जान नहीं आता, पहचान चलता है दूध की, तो जानता है इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, पहचान हो या मैं और रेल बस के अंदर लोग एक दूसरे को जानते नहीं, तो बातचीत करते जा रहे हैं। और ऐसा वर्षों से ज्यादा बेटा अपने वाले एरिया में आप बस में बैठ जाओ,
वहां देखिए आप किसी को भी नहीं जानते हो तो भी उस बस में अपने आप ही चहल पहल लगी रहती है। आप लोग बातचीत करते रहते हो जोर से दूसरे लोग नहीं मुझसे पूछोगे इसको जानते हो नहीं जानता बातचीत कर रहे हो वहां माहौल ऐसा है का माहौल वहां पर नहीं मानते वहां मजाक भी कर लेते हैं। आप यहां मजाक करके देखो थोड़ी देर पता लगता है मजाक की वाली बनती है वहां कभी आप ऐसे मजाक नहीं मानते हैं क्योंकि कल्चर है इस तरह की क्या है लोगों की क्योंकि मैंने वहां पर देखा है भरतू वाले ये कहता है चाहे आप किसी को गाली निकालो तो जान नहीं देते मजाक भी लेते हो चीज आप किसी से बात करो तो मजाक इसके बीच में किसी बात भरतू वाले बच्चे बोल रहा है उनको कोई बात जैसे कहा जाए थोड़ा सा उनको छोड़ दो वो करने लगते हैं छोड़ दो अच्छा उनकी आदत ही है उनकी क्या है और वो लोग देखिए आदमी 10 मिनट जल्दी जुड़ जाते हैं अगर उनको लगा मुझे बहुत अच्छा तो भाग जाएंगे उसको अरे भाव है मैं बाकी नहीं होता बाकी के बिजनेस बना करते हैं लेकिन हमारी जो बच्ची भूमि है भरतू वाला एरिया है वहां पर हमारे फैलाने कोई जोर नहीं पड़ता है तो ये पेपर में आया था हमारे निम्नलिखित में से किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है अनोखा देखो गॉसिप कब सब किसमें आएगा तीन चार दोस्त बैठे एक उसका दोस्त निकालते तो सब सुन ये सब किसमें आता है इसी में आता है पॉइंट में जैसे अफवाहें कब सब किसमें आते हैं अनौपचारिक कम्युनिकेशन। देखो एक लाइन और कीथ डेविस ने एक लाइन और लिखिए कीथ डेविस ने 4 प्रकार का अनौपचारिक संप्रेषण बताया 4 प्रकार का अनौपचारिक संप्रेषण बताया। अब ये भी अच्छा सवाल है कि किसने बताया था फिलिप लुई और यहाँ किसने बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीथ डेविस ने सबसे ज्यादा काम किया था इस पर कम्युनिकेशन पर इन्होंने 4 प्रकार के कौन कौन से बताए देखिए 4 नेटवर्क बताए। एक तो सिंगल एकल छोर जिसे आप कहते हैं सिंगल स्पेन एकल छोर नेटवर्क। इसके अंदर देखिए हम डायग्राम देखते हैं ए बी सी एक व्यक्ति दूसरे को बताता है दूसरा तीसरे को बताता है तीसरा चौथे को बताता है और ये बात दूर तक चली जाती है अपने आप ही ये क्या है लेकिन समूह में बता सिंगल सिंगल एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया उसने उसको बताया अब ये कोई जरूरी नहीं कि बताया वो बात वैसे ही जाए। आप कभी भी ये ट्राई करके देख लेना 20 लोगों को बिठा देना एक लाइन में एक के कान में एक बात बोल देना और उसको कहना एक बात बोला जाएगा सुन लेना ध्यान से बोला क्योंकि आपने जो कुछ बोला 20 व्यक्ति से पूछना पता नहीं क्या बताएगा इतना ज्यादा वेगस आते हैं इसके अंदर कम्युनिकेशन मैं पढ़ा के कुछ बताता हूं कई बार आप खाना कर लेते हैं एक दूसरे से कहते हैं सर ये बोला था ये कहते मैंने ये बोला तो कई बार क्या कहते हैं कम्युनिकेशन क्या बात है बहुत सारी वेबसाइट की बात करेंगे उनकी क्लास में पहला कौन सा है सिंगल यानी एकल छोर नेटवर्क दूसरा आता है गॉसिप कब सब नेटवर्क अंग्रेजी में कहते हैं गॉसिप गॉसिप उसके बाद देखिए इसका इस तरह का एक व्यक्ति जैसे वो बहुत सारे समूह को बताता है उनसे बातचीत करता है देखिए कौन सा नेटवर्क है गॉसिप है कब सब तीसरा इन्होंने बताया क्लस्टर कुछ क्लस्टर क्या है कुछ नेटवर्क यानी क्लस्टर तीसरा कौन सा है क्लस्टर नेटवर्क क्लस्टर के अंदर देखिए एक समूह और दूसरे समूह को बातचीत बताता है अपने लोगों को भी बताता है और उनमें से ये व्यक्ति है ये कहता है अपने लोगों को बताता है जैसे आपने किसी को एक बात बताई किसी को बताया आप ही बता रहा हूं मैं आपने देखिए इसको बताई अब ये कहता है अपने विश्वास से आप ही को बता रहा हूं ये बात ऐसे उसको बता यानी एक समूह से दूसरे समूह में बातचीत होना क्या कहलाएगा क्लस्टर नेटवर्किंग और लास्ट होता है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं प्रायिकता चौथा प्रकार का कौन सा बताया प्रायिकता नेटवर्क बस हमें तो नाम याद रखने डायग्राम में बना रहा ताकि चित्रों से नाम याद रह जाए चीजें समझ में आ जाए केवल नाम याद करना है लुई के कितने थे 4 कौन से थे चैन स्टार सर्किट होल चैनल इनके कौन से सिंगल गॉसिप क्लस्टर प्रोबेबिलिटी इतने प्रकार के हैं 4 के इंपॉर्टेंट है कितने वाला प्रायिकता का चित्र कैसे बनेगा इसमें देखिए तो चित्र बनाया जाता है एक व्यक्ति से दूसरा दूसरे से तीसरा उसके बाद ये इस तरह की जो चैन बनती है उसको कहा जाता है प्रायिकता। अभी की व्याख्या में काम नहीं लिख पा रहा हूं कोई आवश्यकता नहीं है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता या संभावना जिसको आप कहते हैं आज के लिखे होंगे हेड और टेल वाले आपके कोर्स में लिखे नहीं है मैं के अंदर प्रायिकता तस्वीर के अंदर रखी है प्रोबेबिलिटी सर लिखा लगा है बातचीत होना शुरू हो गई तो इसे याद लगाया जाता है कि शायद आप लोगों ने डायग्राम बनाया एक बार अभ्यास करके नाम याद रह जाएंगे आप लोगों के। आपसे पूछा जाए कब सब कौन से प्रकार का संप्रेषण है कौन सा है कब सब कुछ प्रकार का कौन सा संप्रेषण है चलो अब देखिए हम देखते हैं संप्रेषण का माध्यम लिखो प्रकार खत्म हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं संप्रेषण का माध्यम संप्रेषण कितने माध्यम में होता है क्या क्या माध्यम होते हैं वैसे पूछ जाएंगे 2 प्रकार के माध्यम बताए हैं मुद्रित और अमुद्रित यानी प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड तो लिखो इसके अंदर संप्रेषण के माध्यम कितने माध्यम हैं यहाँ 2 कौन कौन से प्रिंटेड यानी मुद्रित मुद्रित माध्यम दूसरा अमुद्रित जो प्रिंटेड नहीं हो संप्रेषण करने के 2 माध्यम हैं एक प्रिंटेड एक नॉन प्रिंटेड यानी एक मुद्रित और एक अमुद्रित। मुद्रित देखिए कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें हम प्रिंटेड कहेंगे मुद्रित क्या चीज होती है जिससे सूचना का आदान प्रदान होता है बताओ। अच्छा एक आवाज आ रही है सबकी कुछ उदाहरण लिखता हूं और पेपर में यही सवाल पूछा जाता है कौन सी सामग्री मुद्रित है कौन सी अमुद्रित है यहां से बहुत अच्छा सवाल आता है बार-बार बोल रहे हो सभी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर और बताओ चलो मैगजीन पत्र पत्रिका पिक्चर प्रिंटेड होती है जब प्रिंटेड होती है उससे क्या सूचना मिलती है पिक्चर कार्टून वगैरह कुछ ऐसी सामग्री बताओ जो लिखित रूप में हो जो मुद्रित रूप में जिससे हमें सूचना का आदान प्रदान शिलालेख तो शिलाओं में लिखे हुए हैं शिलालेख पत्र होगा अच्छा पत्रों में लिखा हुआ शिलालेख और बताओ इतने सारे जो प्रिंटेड चीजें पोस्टर और बताओ बुक्स कौन सी बुक्स टेक्स्ट बुक क्या कहते हैं उसको हिंदी में अब जब नाम पुस्तक आ गया तो पुस्तकें बहुत सारी होती हैं पूरा पुस्तकें मानक पुस्तक संदर्भ पुस्तक मुझे ये बता दो रेफरेंस बुक क्या होती है बस इतना बता मानक पुस्तक वह होती है जब मैं बताता हूं एक बार टेक्स्ट बुक तो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब क्या है हमारी टेक्स्ट बुक उसके बाद आती है पूरा जब टेक्स्ट बुक के साथ साथ जिस किताब की सहायता ली जाती है विषय वस्तु को समझाने के लिए वो सप्लीमेंट्री बुक कहलाती है उसके बाद आता है मानक पुस्तक स्टैंडर्ड बुक्स इंग्लिश मानक पुस्तक होती है सरकार द्वारा जो मानक तय किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इस पुस्तक की रचना की जाती है जैसे इंक चित्र अक्षरों की बनावट भाषा ये सब क्या मानक होते हैं पेपर की क्वालिटी ये सब क्या है मानक फिर आता है संदर्भ इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस बुक आप बताओ कि रेफरेंस बुक किसे कहते हैं गाइड देकर बताओ ऑथेंटिक ऑथेंटिक की भाषा क्या नाम है भाषा क्या होती है सारी किताबें ऑथेंटिक होती है प्रमाणित एक मानक कोई प्रमाणित कहते हैं सरकार ऐसा करती नहीं है मानक या प्रमाणित एक ही बात है स्टैंडर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में ये लो मैंने 2 लिख देता ये लो क्लियर नहीं हुआ अभी संदर्भ पुस्तकें कौन सी होती है रेफरेंस बुक कौन सी होती है जो विशेष उद्देश्य को लेकर बनाई गई हो और बताओ इतने सारे लोग बैठे हो बोलते तो अच्छा टीचर्स की बात करते हैं रेफरेंस बुक से पढ़ा करो होती क्या है रेफरेंस बुक कभी कोई भाषा पढ़ी होगी ये रेफरेंस बुक है अच्छा आप लोग एग्जांपल देते हैं सरकार जैसे राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की किताब क्या रेफरेंस बुक है नहीं है वो मानक बुक है रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस का एग्जांपल तो देखो तो ये कैसे रेफरेंस बुक है ये प्रमाणित पुस्तकें हैं रेफरेंस नहीं है अब आप समझ लीजिए रेफरेंस होता क्या है एक मिनट बोल रहे हैं इंग्लिश में यार सप्लीमेंट्री बुक उस चीज के लिए वो क्या होगी सप्लीमेंट्री बुक है हां भाई देखिए एक बात बताइए रिसर्च शोध पत्र क्या होते हैं जो व्यक्ति द्वारा अपने रिसर्च के आधार पर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं शोध पत्र जो है वो हमारे इसमें आ जाएंगे संदर्भ में आते हैं एक चीज और बताओ ये शोध पत्र थोड़ी नहीं और सोचो आप बैठ जाओ सोच लो और बताओ जल्दी से
आगे इस रिसर्च बेस्ड वर्क की परिकल्पनाएं, सिद्धांत, नियम सब उसी में होते हैं। और कभी चलो एक एग्जांपल और देता हूं। किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई जीवनी रेफरेंस बुक कहलाती है। और बताओ चलो। वेरी गुड। शब्दकोश भी क्या कहलाता है? संदर्भ पुस्तक। तीन हो गए अपने पास। और बताओ सोचो आप। आगे शब्दकोश में व्यवस्थित शब्दकोश हो या सामान्य शब्दकोश हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, कोई सा भी हो, आर्टिकल्स नहीं। हाँ जी। सरकार द्वारा जो वार्षिकी जारी की जाती है वो रेफरेंस होता है। हाँ जी। बजट नोटिफिकेशन से सूचना होगी करें। अगर सरकार द्वारा वार्षिकी है साल भर में जिस डिपार्टमेंट द्वारा जो काम किया जाता है उसके डेटा को जारी करते हैं और वो डेटा जो आते हैं हमारे लिए क्या है? वो रेफरेंस होते हैं। और बताओ कुछ याद आ जाए तो। पंचांग कैलेंडर को भी क्या माना गया है? रेफरेंस माना गया है। तो ये सारी चीजें अच्छा एक उसमें बोल होती है। ये क्या है? मैं इसलिए बात कर रहा हूं इनके ऊपर ऑप्शन में जो पेपर बनाने वाला है ऐसे नाम ढूंढ के लाता है जिसे आप जानते नहीं हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए निर्णय लेने में थोड़े से आपको संदेह हो जाए कि ये है या नहीं। जैसे धारावाहिक पुस्तकें, धारावाहिक पुस्तकें, पुस्तक सुना है ना? अच्छा धारावाहिक देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन कुछ सीधा तो देखा ही नहीं। अब इसमें आपने देखा होगा एपिसोड 1 एपिसोड 2 यानी ऐसी पुस्तकें जो कई भागों में प्रकाशित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? धारावाहिक पुस्तकें कहते हैं। और भी देखिए एक और होता है हैंड आउट। नाम सुना है? हैंड आउट। जब आप किसी भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बुक दी जाती है उस समय हाथ में और उसी के आधार पर ट्रेनिंग दी जाती है वो किताब क्या कहलाती है? हैंड आउट। ये नाम है लिमिटेड है सब चीजें। न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, पूरा पुस्तक, उदाहरण सबके नाम ऐसी चीजें मिलेंगे। और भी जैसे आप बता रहे हैं अच्छा हाथ से लिखे हुए प्रिंटेड कहते नहीं कहते? इसलिए मैं बता रहा था लेकिन मुझे हाथ से लिखे हुए हमारे नोट्स ये मुद्रित है मुद्रित है। चाहे हाथ से लिखो या मशीन से लिखो किसी से लिखा हो लिखी हुई चीजें सब क्या होती है? मुद्रित कहलाती है। ऐसे सवाल पूछते थे कि मन में आते हैं आपको बता जल्दी से सारे नामों को। अच्छा शिलालेख आएंगे नहीं आएंगे? शिलालेख तो तारीफ पे लिखा हुआ आएगा, तारीफ के अलावा किसी और चीज पे लिखा हो। अब मुद्रित तो किसी भी चीज पे हो सकता है, मुद्रित तो किसी पर भी हो सकता है। दूसरा कौन सा है? अमुद्रित। अमुद्रित सामग्री चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? चार। एक होती है श्रव्य, एक होती है दृश्य, एक होती है दोनों को मिलाकर श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल, और चौथा रूप जो बताया है क्रियात्मक। और ये सामग्री पढ़ाऊंगा जो अगला टॉपिक आएगा शिक्षण अधिगम। सामग्री में पढ़ेंगे हम वर्गीकरण को और उसमें देखेंगे इनके आधार पर इस तरह सामग्री कौन सी है। लेकिन एग्जांपल के लिए नाम आया तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रेडियो किसमें आएगा? हां जी किसमें आएगा? सब एक हैंड आउट पुस्तक होती है ट्रेनिंग के समय दी जाती है। हां जी शिविर आपको ट्रेनिंग के लिए दी जाती है तो सूचना की किताब है। शिविर क्या है? सामान्य पुस्तक या हर महीने चलती है पत्र पत्रिका इनमें से कोई ना कोई होगी। अब बात कर रहे थे यहाँ पर एक नाम आता है टीसी। ये किसमें आएगा? सुना क्या नहीं सुना? एक नाम सुना होगा वीसी। वीसी क्या है? टीसी का ये रूप है तो सुना होगा शायद आपने टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप होता है जिसका नाम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये किसमें आती है? इसमें आती है। चलो एक और बताओ। घर का फोन जो होता है अपना लैंडलाइन वो किसमें आएगा? टेलीफोन जो बेसिक होता है किसमें आएगा? अच्छा ये मल्टीमीडिया फोन और ये डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किसमें आएगा? डिजिटल कैमरा सबके मोबाइल में डिजिटल कैमरा मोबाइल में डिजिटल होती क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा जब आईसीटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। डिजिटल को परिभाषित करेंगे हम कि वास्तव में आप दोनों में अंतर नहीं कर पाते। अच्छा टीवी किसमें आएगा? किसमें आएगा? वो प्रोजेक्टर लगा देखो सर वो किसमें आएगा? प्रोजेक्टर लगा हुआ है देखिए सामने। और सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं इनसे आते हैं सब बता से कौन सी अच्छा पपेट्स किसमें आएगा? सर कठपुतली कठमारी लकड़ी पुतली वाली खिलौने लकड़ी के खिलौने को कहते हैं पपेट्स। पपेट्स किसमें आएगा? इसमें आवाज नहीं आती उसमें कठपुतली का खेल होता है क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता आवाज नहीं आती किसमें देखा कठपुतली का खेल? पपेट्स देखी होगी। अच्छा देखा पहले स्कूलों में दिखाए जाते थे आजकल ये गलत हो गया। ये वो आर्ट वाला जो है ना ड्राइंग वाला जो पेपर है उसमें कठपुतली पर पूछ ली शिक्षा के सामने में क्या पूछा गया सवाल कठपुतली पर जवाब देखिए कहां से सवाल पूछ लेते हैं ड्राइंग वाले में पूछा गया था। अब इसी तो मैं देखिए केवल आपने जिज्ञासा पैदा करने के लिए ऐसे एग्जांपल पूछा हूं ताकि हम जब नए टॉपिक बनाएं तो इनके बारे में थोड़ा सा जानें। लिंगुआ फोन किसमें आएगा? लिंगुआ फोन सुनने के सामने आता है। और भाषा प्रयोगशाला भाषा प्रयोगशाला चलो कोई बात नहीं अभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब मुझे बताओ क्रियात्मक सामग्री कौन सी होती है? आप इसका उदाहरण बताओ क्या है? ये प्रयोग प्रोजेक्ट ये सब किसमें आते हैं? क्रियात्मक। ये उदाहरण लिखो इसका थोड़ा सा प्रयोग प्रोजेक्ट कठपुतली कठपुतली का खेल किसमें आता है? तो इसमें भी खेल दिखाया जाता है तो विभिन्न प्रकार की क्या की जाती है? एक्टिविटी की जाती है। और इसके अलावा संगीत कला किसमें आ जाएगी भाई? इसमें आ जाएगी देखिए यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं वो सब किसमें आती है? क्रियात्मक। प्रयोग करें हम स्कूल में चाहे किसी चीज का प्रदर्शन करें या आप देखिए इसमें प्रोजेक्ट बनाएं कठपुतली का एक प्रदर्शन होता है। प्रयोग क्या है? एक प्रदर्शन है। तो ये हमारे यहाँ सब प्रश्न क्या हो जाते हैं? कितने माध्यम में? तो एक तो दूसरा है मुद्रित। अब आगे चलिए सब प्रश्न के कार्य अगर लिखिए बिंदु सब प्रश्न के कार्य सब प्रश्न के कार्य सब प्रश्न क्या कहता हूं मैं कार्य क्या है? वेरी गुड एक बार सूचना देना बिल्कुल सही बात है। दूसरा दूसरा कार्य कौन सा है? ज्ञान देना यानी शिक्षित करना। तीसरा कार्य निर्देश देना। तीन कार्य लॉर्ड मैकाले ने इसको बताई थी। सब प्रश्न कितने कार्य बताए उन्होंने? तीन लॉर्ड इसने हेराल्ड लॉसवेल ने देखिए इसके जो कुछ कार्य और बता दिए जैसे मनोरंजन करना। मनोरंजन करना क्या है? सब प्रश्न का ये कार्य है लिखिए हमने इसमें लॉर्ड मैकाले के अनुसार लॉर्ड मैकाले के अनुसार संप्रेषण के प्राथमिक कार्य लॉर्ड मैकाले के अनुसार संप्रेषण के प्राथमिक कार्य संप्रेषण के प्राथमिक कार्य सूचना देना प्राथमिक कार्य सूचना देना को लगाइए शिक्षित करना और निर्देश देना डायरेक्शन सूचना देना शिक्षित करना और निर्देश देना। कितने कार्य बताए उन्होंने? तीन। एक परिभाषा और लिखिए हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई है लॉसवेल के अनुसार। हेराल्ड लॉसवेल देखो इसमें संचार माध्यम के प्रमुख कार्य संचार माध्यम के प्रमुख कार्य सूचना संग्रहण एवं प्रसार सूचना संग्रहण एवं प्रसार फैलाना को लगाइए। पहला कार्य कौन सा बताया उन्होंने? सूचनाओं का संग्रहण करना भंडारण करना स्टोरेज करना और सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना को लगाइए। अगला लिखिए इसके अंदर आगे सूचना विश्लेषण को लगाइए। सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा व्यक्तियों का मनोरंजन करना देखिए प्रमुख रूप से कितने कार्य निकल के आते हैं? मैकाले और हेराल्ड के अनुसार देखिए चार बातें निकल के आती हैं सूचना देना शिक्षित करना निर्देश देना मनोरंजन करना। यह वो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? बाकी तो देखिए कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं वहां जो वार्तालाप हो रही है तो दोनों चीजें कक्षा में होने वाले सवाल वहां पर पढ़ाना मनोरंजन कराना लिखाना ये सब क्या सामान्य बातें होती है। एक प्रमुख रूप से कितने कार्य बताइए? चार। कौन से हैं? पहला काम कौन सा था? सूचना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा और चौथा मनोरंजन। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। चौथा काम कौन सा है? मनोरंजन करना।
ये तो आपने इसके अंदर क्या था, अब देखिए आगे आप बोलते हैं संप्रेषण के सिद्धांत, यानी सिद्धांत का मतलब ये है संप्रेषण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण का जो सिद्धांत है उसके अंदर आप देखिए संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, अच्छा निश्चित होना चाहिए, निश्चित, लचीला होना चाहिए, कठोर, तो ऐसे कुछ बातें हैं। क्या बताएं, अच्छा लाओ सामग्री की आपूर्ति को क्रय आदेश देना कौन सा संप्रेषण है। देखिए इसमें दिया है सामग्री की आपूर्ति को क्रय आदेश देना, यानी सामग्री को खरीदने के लिए क्या देना है, आदेश देना, कौन सा संप्रेषण है इसमें। ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी क्षैतिज, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी बाहरी। अब देखिए आंतरिक और बाहरी संप्रेषण होता ही नहीं है, तो कौन सा होगा सामग्री के लिए। अब ये तय करना है कि आप किसको दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं है, कौन से पेपर में आया है, हाँ जी, कॉमर्स में आया है। भैया आपके साथ अलग तरह का संप्रेषण का सब्जेक्ट क्या आपूर्ति को पढ़ाया गया, क्योंकि कॉमर्स में होता है खरीदना और बेचना ये सब, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में जो चलता है संप्रेषण वो तो हम काम नहीं ले रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा उच्च शिक्षा में चलने वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, हम केवल किसमें शिक्षा अधिगम में काम आने वाला कम्युनिकेशन। क्या माना इसका उत्तर, बाहरी माना है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान से बता दिया इसका, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। आपके जो कॉमर्स है उसमें चलता हुआ ये टॉपिक, अरे जल्दी से सिद्धांत तो आगे निकल रही है 5 मिनट है, 2 लाइन निकल रही है, कराते हैं शुरू करेंगे कुछ।